हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी बाजार। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के लिए मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और ये जो मैंने सारे क्वेश्चन लिया है, ये आपके टेक्स्ट बुक से मैंने पेड मॉक से क्वेश्चन लिया है। और सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पैटर्न पर बेस है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक बार सारे क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो। और चूंकि ये वीडियो को मैं रिकॉर्ड करके दूंगा आप लोगों को, ताकि आप लोग अपने हिसाब से वीडियो को पॉज फॉरवर्ड करके सारे क्वेश्चन को जल्दी जल्दी आप लोग सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और आज आपका एनटीपीसी का एप्लीकेशन स्टेटस लिंक भी एक्टिवेट हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ सभी लोगों ने अपना अपना देख लिया होगा। तो चलिए, अब आप लोगों का एक्सेप्ट हो गया है तो पढ़ाई पर ध्यान दीजिए पूरा। और जिन लोगों का बाई चांस अगर रिजेक्ट हो गया चाहे किसी भी कारण से, तो टेंशन मत लीजिए, आप लोगों के लिए मॉडिफिकेशन लिंक जरूर आएगा, वहां पर आप लोग करेक्शन कर लेना, ठीक है। फिलहाल आप लोग अभी भी अपना पढ़ाई पर ध्यान दे सकते हो। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी आप लोग सारे क्वेश्चन को ट्राई करो। पहला क्वेश्चन में क्या बोला है, 11 संख्याओं का औसत 60 है, पहले 6 संख्याओं का औसत 52 है और अंतिम 4 संख्याओं का औसत 54 है, तो फिर सातवीं संख्या ज्ञात करें। यानी आपसे पूछा सातवीं संख्या बताओ कौन क्या कितना होगा। बताओ इसका आंसर क्या होगा। देखो, कितना हो जाएगा, 52 8 यानी 8 6 48 हो गया। और यहाँ पर 4 है यानी 6 6 चौके 24 हो गया, यानी क्या हो गया 8 4 12 4 2 6 60 और 60 कितना हो जाएगा, सब 72 और 60 132 इसका करेक्ट आंसर होगा। कैसे किया मैंने, ये चीज को समझो। आपको सिंपली क्वेश्चन में क्या बोल रखा था कि 11 संख्याओं का औसत 60 है, यानी 11 संख्याओं का औसत है 60, और मैं इसी को मैं बेस मान लेता हूं। आगे क्या बोला है, पहले 6 संख्याओं का औसत 52 है। तो देखो, आगे का जो 6 संख्याओं का औसत अगर 52 है, तो औसत में कितना का अंतर दिख रहा है, 8 का अंतर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो 8 6 48 हो गया। अंतिम 4 संख्याओं का औसत 54 था, तो औसत में कितना का कमी दिख रहा है, 6 का कमी दिख रहा है, यानी 6 चौके कितना हो गया 24 हो गया। यानी 8 4 12 4 2 6 7 यानी 72 हो गया। टोटल 72 का कमी है। और हम लोगों ने कितना औसत माना था, बेस 60 माना था। तो बस यही आपका सातवां नंबर होगा। सिंपल। आप बेसिक से भी बना सकते हो कि 11 को पहले 60 से गुना करोगे 660 हो जाएगा, फिर पहले 6 संख्या को 52 से गुना करोगे, फिर अंतिम 4 को 54 से गुना करोगे, फिर दोनों को जोड़कर फिर उसमें से लेस कर दोगे। जैसा चाहो वैसा बना सकते हो, ये अप्रोच है आप जिससे आप जल्दी बना सकते हो, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको जल्दी से बनाओ। यहां पर बोला है 2025 रुपए की धनराशि को ए बी और सी के बीच में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि उनके हिस्से में क्रमश रुपए 15 25 45 जोड़ने पर यह अनुपात आपका मिलता है। तो बी का वास्तविक हिस्सा ज्ञात कीजिए। यानी आपसे एक्चुअल शेयर पूछ रहा है बी का। अब क्वेश्चन में आप जानते हो 2025 रुपए बांटे गए हैं तीन लोगों के बीच में, ए बी सी, ठीक है। 2025 रुपए बांटे गए हैं। बाद में तीनों लोगों को और कुछ रुपए दिए गए, जैसे कि ए को 15 रुपए, बी को 25 रुपए और सी को 45 रुपए दिए गए। जब तीनों को फिर से जब पैसे दिए जाते हैं, 2025 रुपए जब बांटे गए तीनों के बीच में, उसके बाद भी उन लोगों को पैसे दिए गए, तब जाके उन लोगों का नया अनुपात बनता है 67 73 और 71 का अनुपात बना। आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि बी का एक्चुअल शेयर बताओ। अब आप जानते हो ये मेरा पहले का अमाउंट है, बाद में उसको कुछ और अमाउंट दिया गया, यानी तीनों को मिला के कितना अमाउंट दिया गया, 40 और 60 70 और 85। यानी अब उन लोगों के पास टोटल कितने रुपए हो गए, 8 2 10 11 और 2, यानी अब उन लोगों के पास 2110 रुपए हो गए। और तो यही रेशियो इसके बराबर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये फाइनल रेशियो था और मेरा फाइनल अमाउंट है। तो बस, तो 7 3 10 और 11, 7 14 20 और 21, यानी 211 का मतलब 2110। तो एक रेशियो का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक रेशियो का वैल्यू क्या हो जाएगा 10 के बराबर। बी का एक्चुअल अमाउंट पूछा था, तो 73 रेशियो का वैल्यू क्या हो जाएगा 730 रुपए हो जाएगा। मगर ध्यान दीजिएगा, ये फाइनल अमाउंट है बी का, आपसे एक्चुअल पूछा था, और बी के अमाउंट में कितना जोड़ा गया था, 25 रुपए जोड़ा गया था। तो 25 रुपए लेस कर दो, यानी 705 करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सेकंड। एक क्वेश्चन इसको ट्राई करो। यहां पर बोला एक घनाभकार छिप के किनारों का अनुपात 4 और 1 3 है तथा इसका आयतन 2592 घन सेंटीमीटर है, तो इसका सतह का क्षेत्रफल बताओ। यानी कोई क्यूबाइड है जिसका आपको लेंथ ब्रेथ हाइट आपको रेशियो में दे रखा है, उसका वॉल्यूम भी दे रखा है, आपसे उसका सरफेस एरिया पूछ रहा है। तो बताओ, तो लेंथ ब्रेथ हाइट अगर मेरे को दे रखा है, तो वॉल्यूम पहले होता है क्या है क्यूबाइड का, लेंथ ब्रेथ हाइट होता है प्रोडक्ट में। यानी मैं कह सकता हूं 4x मल्टीप्लाई एक्स इंटू 3x किसके बराबर होगा, 2592 के बराबर होगा। यानी 4 3 12, यानी 12x क्यूब का किसके बराबर होगा, 2592 के बराबर होगा। यानी मैं 12 से काट देता हूं, तो 12 2 24 और 1 19, यानी 12 कम 12 7 2 12 6 72, यानी x का वैल्यू क्या निकल के आ गया, 6 निकल के आ गया।
यानी आप कह सकते हो नया लेंथ मेरा क्या निकल के आ गया, 6 चौके 24 और ब्रेथ हो गया 6 और हाइट हो गया मेरा क्या, 6 3 18। अब आप जानते हो टीएसए निकालना यानी टोटल सरफेस एरिया निकालना, तो मैं निकाल देता हूँ डायरेक्ट से। तो 2 टाइम्स लेंथ ब्रेथ यानी 24 गुना 6 144, ब्रेथ हाइट 18 गुना 6 108 और 18 गुना 24 यानी कितना हो जाएगा, 18 चौके 72 और 7 18 तो 36 और 7 43 यानी 432। अब यहाँ पर आप यूनिट डिजिट का भी हेल्प ले सकते हो क्योंकि यूनिट डिजिट सभी का में थोड़ा सा अलग है, एक ठो में सेम है। चलो मैं जोड़ देता हूँ, 8 4 12 और 2 14, 4 3 7 और 1 8 और 4 2 6 यानी 6 मतलब 684 गुना 2 यानी 4 2 8 हो जाएगा। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसको ट्राई करो। एक व्यक्ति ने 10% साधारण ब्याज के पर क्रमशः 8 वर्ष और 10 वर्षों के लिए दो समान राशि का निवेश किया। यदि अर्जित ब्याज में अंतर 200 रुपए का है तो उसके द्वारा एक योजना में निवेशित राशि बताओ क्या होगा। यानी आपसे प्रिंसिपल अमाउंट सिंपली पूछना चाह रहा। अब आप जानते हो क्वेश्चन में पहले ही बोल रखा है कि दोनों जगह सेम इन्वेस्टमेंट हुआ है, यानी प्रिंसिपल दोनों जगह सेम है, रेट भी दोनों जगह सेम है 10% 10%, मगर समय अलग-अलग है। ये 8 साल के लिए, ये 10 साल के लिए। अब आप जानते हो साधारण ब्याज में अगर 10 साल के लिए 10% का रेट से लगेगा तो टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 100%। यहाँ पर टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 80%। तो उनके रेट ऑफ परसेंट में कितना का फ़र्क दिख रहा है, 20% का फ़र्क दिख रहा है। तो यही 20% का फ़र्क तो आपका अंतर बनाएगा ना रुपए में, प्रिंसिपल का। तो यही आपका 200 के बराबर है। यानी 1% का वैल्यू पता चल गया 10 के बराबर है। आपसे प्रिंसिपल अमाउंट पूछा था, प्रिंसिपल अमाउंट खुद में 100% होता है यानी 1000। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, इसको ट्राई करो। विधानसभा चुनाव में एक प्रत्याशी को कुल वैध मतों से 45% मत मिले, 3% मतों को अमान्य करार दिया गया। यदि कुल मतों की संख्या 12,000 है तो प्रत्याशी के पक्ष में पड़ने वाली वैध मतों की संख्या बताओ। तो आपसे टोटल वैलिड वोट पूछ रहा है, कितना मिले हैं वैलिड वोट। अब क्वेश्चन में पहले से बोल रखा है कि जब टोटल वोट मेरा 12,000 है, 12,000 में 3% आपका क्या है, इनवैलिड वोट है, यानी बचे कितने, 97%। ये 0 0 आप पहले से इग्नोर कर सकते थे, ठीक है, ये केवल स्टेप दिखा रहा हूँ कि हो कैसे रहा। आप पहले से 120 इंटू 97 ये दिमाग में आ जाना चाहिए था। और 45% वोट मिला है, 45% वोट मतलब 9 बटा कितना हो जाएगा, 45% बटा 9 बटा 20 हो जाएगा। सॉल्व कर लो, 20 से काटेंगे 6 बार में, यानी 9 गुना 6 54, 54 गुना 97। यूनिट डिजिट का हेल्प लेंगे तो 7 चौके 28, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है, यानी विच ऑफ दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 6। अब आप जानते हो 6 का डिविजिबिलिटी रूल होता है क्या है, जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए, जो नंबर साथ ही साथ 3 से भी डिवाइड हो जाए, वो नंबर 6 से भी जरूर डिवाइड होगा। अब आप यहाँ पर ऑप्शन का हेल्प लोगे तो सभी नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब 2 से आपको हेल्प नहीं मिलेगा। अब आप चेक कर लो 3 से। अब आप जानते हो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, सभी संख्याओं का सम करेंगे, अगर वो 3 का टेबल में है तो उसका मतलब वो 3 से डिवाइड होगा। अब आप चेक कर लो। अब देखो चेक करने का भी अपना एक तरीका होता है, पहले आप नंबर जोड़ोगे, उतना करने का जरूरत नहीं है आपको, आपको केवल चेक करना है कि 3 के मल्टीपल में है या नहीं है। तो देखो 9 3 का मल्टीपल में है, 7 2 9 यहाँ भी बन गया आपका, 6 5 11 हो गया, ये नंबर नहीं होगा कभी भी। उसी तरीके से 8 7 15 यहाँ पर बन गया, 3 का मल्टीपल में कोई भी नंबर है आप उसको सम कर करके हटा सकते हो, जरूरी नहीं कि पूरा जोड़ेंगे तभी काम चलेगा, समझ रहे हो। तो 8 7 15 भी काम हो गया, 6 5 11 4 15, यानी यही तो आंसर हो गया। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। यहाँ पर क्या बोला, एक व्यक्ति ने कुछ अंडे खरीदे जिसमें से कुछ अंडे सड़े हैं, वे अच्छे अंडों में से 80% पड़ोसी को दे देता है। अब उसके पास 36 अंडे शेष है। यदि उसने कुल 100 अंडे खरीदे थे तो उनमें से कितने अंडे सड़े थे बताओ। अब आपको पता है कि देखो वो व्यक्ति क्या करता है, 100 अंडे खरीदता है, 100 अंडे में से कुछ अंडे सड़े हैं और वही आपको बताना है कि कितने अंडे सड़े हैं। अब देखो ऑप्शन अगर आप देखोगे तो बताओ ये कभी आंसर होगा क्या, ये भी कभी आंसर होगा क्या, नहीं हो सकता, क्योंकि 100 तो अंडे ही खरीदा है, 100 अंडे का 100 अंडे तो सड़ा नहीं हो सकता। अब आपका इतना तो दिमाग चल ही रहा होगा कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। कैसे होगा ये देख लो। अब मैं मान लेता हूँ कि एक्स अंडे सड़े थे तो मैं इसमें से लेस कर देता हूँ, यानी ये सब अच्छे अंडे हैं। अच्छे अंडे में से क्या किया उस व्यक्ति ने, 80% पड़ोसी को दे दिया। बात समझ रहे हो, अच्छे चीजें तो हम लोग अपने पड़ोसी पड़ोसी को देते हैं ना, खराब चीज थोड़ी देते हैं पड़ोसी को। अब 80% देने के बाद उसके पास बचेगा कितना, 20%। 20% मतलब मैं कह सकता हूँ 1/5, यानी इसका 5 1/5 भाग अब अच्छे अंडे बच गए उसके पास।
अब क्वेश्चन में क्या बोला था कि उसके पास फाइनल 36 अंडे बचे हैं। अब इसमें 36 अंडे, ध्यान दीजिएगा 36 अंडे में सड़े अंडे भी तो होंगे ना, क्योंकि वो अच्छे अंडे में से 80% दिया है। तो बस ये हो गए पूरे अच्छे अंडे। अच्छे अंडे में मैंने आपका सड़े अंडे को भी ऐड कर दिया, जो कि 36 के बराबर है, क्वेश्चन में ही बोल रखा था। सॉल्व कर लो, या 36 में से x करो, x को लेस करो तो बात घुमा फिरा के वही चीज हो जाएगा। अब सॉल्व कर लो, यानी 5x और x यहाँ हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, 36 पचे 180, 180 में से 100 जाएगा 80, यानी 4 से काट देंगे तो 20, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। इसको ट्राई करो। यहां पर क्या बोला, एक वस्तु को रुपए 800 में बेचने पर हानि, वस्तु के रुपए 890 बेचने पर अर्जित लाभ का 1/8 है, तब वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। चलो ट्राई करो। देखो इस तरीके के क्वेश्चन में काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है। मैं बार बार बता चुका हूं कि कभी भी कंफ्यूज मत हो। जब चीजें समझ ना आए ना, तो पेन आराम से चला लिया करो। धीरे धीरे चलाते रहोगे तो आपको खुद ही आदत हो जाएगा, फिर एक समय आएगा आप चलाओगे भी नहीं पेन वापस। अब इसी क्वेश्चन में बात करो। सिंपली क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कोई व्यक्ति है 800 रुपए में कोई सामान को जब बेचता है ना, तो उसको लॉस होता है। समझिएगा, लॉस होता है। कितना लॉस होता है? तो आगे क्या बोला है, जब उसी सामान को जब 890 में जब बेचता है, तो उसको जितना भी प्रॉफिट होता है, उसी प्रॉफिट का 1/8 उसको लॉस के बराबर होता है। समझे? अगर सपोज दैट अगर इसको 100% प्रॉफिट हो रहा है ना, तो इसका 1/8 उसको लॉस हो रहा था 800 में बेचने पर। समझ आया? चलो अब इसको बना लो आप। अब यहाँ पर वही चीज मैं कर लेता हूँ। आप जानते हो अगर 800 रुपए में बेचने पर अगर उसको लॉस हो रहा है, तो इसका मतलब सीपी आपका ज्यादा होगा एसपी से। सीधी सी बात है, सीपी आपका ग्रेटर देन होगा एसपी से। यानी मैं अगर सीपी को एक्स मान लेता हूं सिंपली, तो एक्स माइनस 800 हो जाएगा। ये क्या हो गया, ये लॉस अमाउंट होगा। अब देखो आगे फिर क्या बोला था, 890 में बेचने से प्रॉफिट हो रहा है, यानी यहां पर सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन होगा, यानी 890 माइनस एक्स हो जाएगा। और ये क्या है, प्रॉफिट होगा। अब क्वेश्चन में जो बोला था बस मैं वही करने जा रहा हूं। क्वेश्चन में क्या बोला था, जो प्रॉफिट हो रहा है उसका 1/8 लॉस हो रहा है। तो इक्वल टू का जब साइन देंगे तो दोनों जगह मेरा फर्ज बनता है कि नहीं, इक्वल करने का। यानी या तो यहां 8 से गुना कर दो, या तो 1/8 भाग इसका कर दो। सीधी सी बात है। अगर आप मेरे से 2 साल छोटे हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ आपको बराबर करने के लिए, या तो मैं अपना 2 साल कम कर लूं, या तो आपका 2 साल बढ़ा दूं। बात तो वही है घुमा फिरा के। तो बस अब इसको सॉल्व करो। 8x यहाँ हो गया, x यहाँ हो गया, यहाँ पर क्या हो गया 9x हो गया, 8 8 64, यहाँ 6400 आ गया, प्लस 890 आ गया, यानी 0 9 और 8 4 12 और 6 1 7, यानी 9 से काट देंगे तो कितने बार में कट जाएगा, 9 अट्ठे और 1 और 0, यानी 810 रुपए। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। चलिए एक क्वेश्चन इसको ट्राई करो जल्दी से। ध्यान दीजिएगा, ब्रैकेट है, इससे पहले गुना है, यानी आप इसको कैसे करोगे, जैसे करो सकते हो करो, बट ध्यान दीजिएगा पहले गुना कर दोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना, ठीक है। या फिर देखो ये तो साथ में ही है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो यहाँ पर 8/6 और ये आपका 15 है, ठीक है। 3 से काट देंगे 2 बार में, 5 बार में, ये 4 बार में, 5 चौके 20 और 20 और 12 कितना होगा, 32 होगा। आप ऐसे भी कर सकते थे, 15 अट्ठे 120 और 120/6 20 ही होता, तो 32 हो गया। अब ये 25% है, 25% मतलब 1/4, 1/4 मतलब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 2 से गुना करना है, 8 2 16, यानी 20 में से 16 जाएगा 4। करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको ट्राई करो। यहां पर क्या बोला, अजय एक काम को 8 दिनों में पूरा कर सकता है। जब अजय और अरुण उसी काम को साथ में करते हैं, तो वो 3 और 2 के अनुपात में अपनी मजदूरी प्राप्त करता है। अरुण अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। अब आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करो। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा केवल क्वेश्चन में हल्का से घुमाया गया। तो सबसे पहले तो आपको एक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। आप जानते हो टाइम एंड वर्क में जब आपको वेजेस मिलते हैं उन लोगों को, तो किस तरीका से उन लोगों को पैसा मिलते हैं, यानी लेबर पेमेंट जब आप करते हो तो किस तरीका से करते हो। कॉन्सेप्ट यही होता है और रियल लाइफ में भी यही होता है कि जो भी व्यक्ति जितना काम करेगा उसको उसी हिसाब से पैसे मिलेंगे। अगर राम सपोज दैट और एक आपका मोहन है, राम अगर 3 काम कर रहा है और मोहन अगर आपका 1 काम कर रहा है, तो उसको उसी अनुपात में पैसे मिलेंगे। बात समझ रहे हो, उसको उसी अनुपात में पैसे मिलेंगे। अगर मोहन ज्यादा काम करेगा तो मोहन को ज्यादा पैसा मिलेगा, राम अगर ज्यादा काम करेगा तो राम को ज्यादा पैसे मिलेगा। यहां पर यह फर्क नहीं पड़ता है कि कौन कितना ज्यादा दिन काम कर रहा है, ज्यादा दिन से तो फर्क ही नहीं पड़ता, उसकी इफिशियंसी से फर्क पड़ता है कि पैसे उसको कितने मिलेंगे। बात समझ गए, यही रियल लाइफ में भी होता है। समझ रहे हो ना। अब इस क्वेश्चन में आते हैं। अब आपका कॉन्सेप्ट यही था, जो भी जितना काम करेगा उसको उसी हिसाब से पैसे मिलेंगे। अब क्वेश्चन में क्या बोला था, अजय है
जो कि एक काम को 8 दिन में कर सकता है। तो यहाँ पर देखो 2 लोग हैं, एक अजय हो गया और एक अरुण हो गया, ठीक है? ए आर फॉर अरुण। क्वेश्चन में क्या बोला था? अजय 8 दिन में काम को खत्म कर सकता है। चलो, अब अजय और अरुण उसी काम को जब साथ में करते हैं तो उनको 3 और 2 के अनुपात में पैसे मिल रहे हैं, यानी इनको इन्हीं अनुपात में पैसे मिल रहे हैं। तो इसका मतलब आप समझ आ रहा है आपको? अगर इसी अनुपात में उसको पैसे मिल रहे हैं तो मतलब ये भी उसी अनुपात में काम भी कर रहे होंगे। सीधी सी बात है, मैंने अभी तो वही चीज समझाया, अगर जो भी जितना काम करेगा उसी अनुपात में उसको पैसे भी मिलेंगे। अगर ये इससे इतना, अगर इसी अनुपात में पैसे मिल रहे हैं तो इसका मतलब इसी अनुपात में वो काम भी कर रहा होगा। अब आप जानते हो, यानी अगर अजय 3 काम कर रहा है, अरुण 2 काम कर रहा है, तो टोटल काम कितना हो जाएगा? 8 दिन में चूंकि अजय काम खत्म कर सकता है, यानी 8 गुना 3, ये टोटल काम निकल जाएगा, 24 काम हो गया। और अरुण अगर उसी 24 को काम को करेगा तो कितना दिन लगाएगा? 12 दिन लगाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और आप ऐसे भी देख सकते थे कि देखो ना, अजय अजय को कितना ज़्यादा मिल रहा है? 50% ज़्यादा मिल रहा है। तो 50% ज़्यादा मिल रहा है तो मतलब इसका कहने का मतलब क्या है? वो 50% ज़्यादा इफिशिएंट है। अगर ये 8 दिन में काम को खत्म कर रहा है तो उसका 50% ज़्यादा दिन में लेके काम खत्म करेगा। ये भी तो है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इसको ट्राई करो। एक छोटा सा ट्रिग्नोमेट्री है, कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, 4 बटा हाफ, 4 प्लस हाफ, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड। आप बहुत बेहतर तरीका से जानते हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है कि नहीं होता है? बस यहाँ पर भी क्वेश्चन में अगर आप थोड़ा सा निहार लोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। और साथ में एक चीज ये भी आप जानते होंगे कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। जैसे मैं बोल दूं कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? तो साइन थीटा होता है। घुमा फिरा के बात वही है। अब आप यहाँ पर देखो, केवल क्या है? 11 डिग्री है। यहाँ पर क्या है? 79 डिग्री है। इसको कॉस में बदल लो या फिर इसको आप साइन में बदल लो, किसी को भी किसी में बदल लो, घुमा फिरा के दोनों का एंगल मुझे बस सेम करना है। 79 डिग्री और 11 डिग्री कितना होगा? 90 डिग्री, यानी ये बन के क्या बनाएगा? 1 बनाएगा। उसी तरीके 21 डिग्री 69 डिग्री, ये भी आपका 1 1 बन जाएगा। बात समझ रहे हो ना? 31 डिग्री 59 डिग्री, किसी को भी साइन कॉस किसी को भी किसी में बदल सकते हो, ठीक है? ये भी आपका 1 बन जाएगा। यहाँ पर 41 डिग्री और 49 डिग्री, यानी सम आपका 90 डिग्री, यानी ये भी आपका 1 बन जाएगा। अब यहाँ पर 1 1 1 क्या बन गया? 4 बन गया। प्लस साइन 45 डिग्री 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर करोगे तो 1/2, यानी 4 1/2। चलिए खत्म। इसको ट्राई करो, एक छोटा सा अलजेब्रा का क्वेश्चन है, इसको आप लोग एक बार ट्राई करो। और जितने भी लोग घबराते हैं कि अलजेब्रा का क्वेश्चन बहुत हेवी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, तो ऐसा कुछ भी नहीं है यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। बेसिक बेसिक भी अगर आपको चीज़ें पता है तो आप इजीली डील कर सकते हो अलजेब्रा का क्वेश्चन से। चलो ना, इसको ट्राई करो। यहाँ पर ए बी सी आपको दे रखा है, ए बी बी सी सी ए का प्रोडक्ट दे रखा है और ए बी सी तीनों का प्रोडक्ट दे रखा है। आपसे सिंपली ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब पूछ रहा है। अब देखो, अगर आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही तो डायरेक्ट आपको फॉर्मूला का मदद लेना पड़ेगा। अगर चीज़ें अगर आपको समझ आ चुकी है तो डायरेक्ट आप ए बी सी का वैल्यू निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर देखो तीनों का प्रोडक्ट ही मुझको दे रखा है। तीनों का प्रोडक्ट ए बी सी ये दे रखा है 135। अब यहीं से तो गेम आपका खत्म हो जाता है। अगर यहाँ पर अगर मैं इसका अगर प्रोडक्ट अगर मैं समझना चाहूँ तो ये नहीं समझ आ रहा है कि 9 गुना 5 45 और 45 गुना 3 135। अब चूंकि एक माइनस में है तो यहाँ पर मैं हेल्प ले लेता हूँ। 9 5 14 और 14 में से 3 लेस करेंगे तो 11, यानी ये वाला लेस आपका माइनस में हो जाएगा। ये था समझने का फंडा, और आप जब प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज़ आप भी ऑब्जर्व कर सकते हो, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। अब आपको डायरेक्ट पता चल गया ए का वैल्यू ये है, बी का वैल्यू ये है, सी का वैल्यू ये है, क्योंकि 9 5 14, 14 में से 3 जाएगा 11। अब यहाँ पर भी पुट करके देखोगे तो 3 ही आएगा। अब ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब का वैल्यू पूछा था, यानी 9 का क्यूब कितना हो जाएगा? 729 हो जाएगा। 5 का क्यूब कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। यानी 9 5 14 4 5 7 8, यानी 854 में से 27 लेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 827। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड। अगर ये चीज़ अगर आप नहीं समझ पाते तो फिर आप क्या करते? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab वो वाला फॉर्मूला लगाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो जल्दी से। यहाँ पर बोला एक दो अंकों वाली संख्या का अंकों का योग 11 है। यदि संख्या का अंकों का आपस में बदल दिया जाए तो मिलने वाली संख्या वास्तविक संख्या से 63 अधिक हो जाती है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात करें। तो ये सब क्वेश्चन तो डायरेक्ट आप ऑप्शन का हेल्प ले सकते हो। अगर 63 ज़्यादा हो रहा है तो मतलब क्या? 29 अगर मेरा रियल नंबर होगा, इसको अल्टी पल्टी करेंगे तो 92। अब इसका अंतर देखोगे तो 63 अगर हो जा रहा है तो यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? और दोनों का सम भी आपका 11 है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो जल्दी से। यहाँ पर क्या बोला? एक नाविक 8 घंटे में नदी का धारा के प्रतिकूल 35 किलोमीटर की यात्रा करता है। उसी दूरी को प्रवाह की ओर से तय करने में कितना समय लगेगा?
यदि नदी की गति स्थिर जल में नाविक की गति का 1/5 है। चलो अच्छा ट्राई करो यहाँ पर भी। अब देखो क्वेश्चन में नॉर्मली सिंपली पहले क्या बोला गया कि एक नाविक है 8 घंटे में नदी के धारा के प्रतिकूल, यानी आपका आपका क्या धारा के प्रतिकूल मतलब अप स्ट्रीम में 45 किलोमीटर ट्रेवल करता है 8 घंटे में। यहां तक तो सबको क्लियर है। अब आपसे पूछ रहा है कि उतना ही डिस्टेंस जब वो डाउन स्ट्रीम में तय करेगा तो कितना समय लगेगा, ये आपका क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन में हिंट क्या दे रखा है कि आपका जो नदी का जो स्पीड होगा वो बोट के स्पीड का 1/5 भाग होगा। यानी अगर बोट का स्पीड अगर 5 होगा शांत जल में, तो आपका स्ट्रीम का स्पीड क्या होगा 1 होगा। ये आपको क्वेश्चन में ही हिंट दे रखा है। समझ आया? तो बस अब डील कर लो यार, आपको तो पता है ना। अगर मैं यहाँ से अगर x मान अगर यहाँ पर अगर मैं बोट का स्पीड अगर x मान लूँ, बोट का स्पीड नहीं सॉरी स्ट्रीम का स्पीड अगर मैं x मान लूँ क्योंकि 1/5 है, तो बोट का स्पीड क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा ना। अब आप जानते हो क्वेश्चन में पहले से बोल रखा था 45 किलोमीटर ट्रेवल करता है 8 घंटे में, यानी अप स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगा 45/8 हो जाएगा। 45/8 होगा कि नहीं होगा। अब आप जानते हो अप स्ट्रीम स्पीड क्या होता है 5x माइनस एक्स हो जाएगा। बात समझे? यानी 4x इक्वल टू 45/8 होगा कि नहीं होगा। 4 को मैं नीचे ले आ रहा हूं, यानी ये घुमा फिरा के x का वैल्यू क्या आया 45/32 आया। x का वैल्यू ध्यान दीजिएगा 45/32 आया कि नहीं आया। मैं हटाता हूं, सबको हटा रहा हूं। 45/32 यानी x का वैल्यू 45/32 आया। आपसे डाउन स्ट्रीम पूछा था, डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगा 5x प्लस एक्स इक्वल टू 45 अब आपको यही निकालना था, टाइम निकालना था ना। तो बस अब 6x हो गया, यानी 6x को मैं नीचे ले आ रहा हूँ। x का वैल्यू तो मेरा पास पहले से आ चुका था, यानी 32 आपका ऊपर चला जाएगा। 45 कट गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा यानी 32/6 अगर मैं 60 से गुना कर दूं, मिनट में डायरेक्ट ले आ रहा हूं, यानी 320 मिनट। 320 मिनट मतलब क्या हो जाएगा 300 प्लस 20 मिनट, यानी 300 मतलब 5 घंटा और 20 मिनट, यानी करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन थर्ड। चलिए मैं इतना पूरा स्टेप बाय स्टेप ही दिखा दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको जल्दी से ट्राई करो। यहां पर क्या बोला, यदि 6 पुरुष या 12 लड़के एक काम को 36 दिन में कर सकते हैं, यदि प्रत्येक लड़का काम को खत्म करने में पुरुष के द्वारा लिए गए समय का दुगुना समय लेता है, तो उतने दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 15 पुरुष और 6 लड़के काम को मिलकर करते हैं। चलो जल्दी से आप लोग मुझे बना के बताओ इसका आंसर क्या होगा। अब आपको क्वेश्चन में पहले से बोल रखा था कि 6 पुरुष और 12 लड़के एक काम को 36 दिन में कर सकते हैं। अब मेरी बात को समझना, क्वेश्चन में पहले से हिंट दे रखा है कि प्रत्येक लड़का काम को खत्म करने में पुरुष के द्वारा लिए गए समय का दोगुना समय लेता है। डबल समय समझते हो, यानी अगर एक मैन और एक बॉय, अगर मैन अगर 2 काम कर रहा है तो बॉय आपका 1 काम कर रहा है, क्योंकि उसका डबल इफिशियंसी का काम कर रहा है। सीधी सी बात है। तो यहां से आप टोटल वर्क निकाल लो, तो टोटल वर्क मेरा यहां पर क्या हो जाएगा, अगर यदि 6 पुरुष, बात समझना, 6 पुरुष अगर 36 दिन में काम को खत्म कर सकता है तो टोटल वर्क मेरा कितना हो जाएगा, क्योंकि पुरुष आपका 2 काम कर रहा है, तो 6 पुरुष मिलकर काम करेंगे तो कितना होगा 12 काम करेंगे, और ये 36 दिनों तक काम करेंगे, यानी ये मेरा टोटल वर्क निकल गया। आप लड़के से भी निकाल सकते थे, 12 गुना 1 करते और फिर 36 करते, तो घुमा फिरा कर टोटल वर्क मेरा सेम ही आएगा। क्लियर? तो ये मेरा टोटल वर्क हो गया। अब क्वेश्चन ने पूछा था कि 15 पुरुष और 6 लड़के मिलकर करेंगे तो कितना दिन लगेंगे, तो 15 पुरुष करेंगे, यानी अगर एक पुरुष 2 काम करेगा तो 15 पुरुष कितने काम करेंगे 30 काम करेंगे, प्लस 6 लड़के काम करेंगे तो एक एक करके काम करेंगे, यानी 36 काम टोटल कर पाएंगे मिलकर, यानी कितना हो जाएगा 36। यानी अब आपको इतना काम करना है और एक दिन में केवल 36 काम करेंगे, तो टोटल कितना दिन लगेगा 12 दिन लगेगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। M1D1 में भी बना सकते थे आप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। अब ये एक क्वेश्चन, ये आपका डाटा सफिशियंसी से क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे कि अभी के क्वेश्चन में, जैसे ग्रुप डी सब में डाटा सफिशियंसी से क्वेश्चन बनते थे, तो आप लोग इसको ट्राई कर सकते हो। यहाँ पर केवल आपको बताना है, क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सा आपका सफिशियंट होगा इसका आंसर देने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, 10 सदस्यों वाले मनोज के परिवार का औसत भार क्या है, यानी वेट पूछ रहा है। 10 लोगों के परिवार में मनोज का मतलब मनोज का फैमिली में 10 लोग हैं, उसका औसत भार पूछ रहा है। अब देखो किससे आप जवाब दे पाओगे, देना नहीं है, केवल आप देखो। पहला स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है कि चार बच्चों की औसत भार 35 है, 4 बच्चों की औसत आयु 35 है। दूसरा में क्या बोला, वयस्कों की औसत भार 30 है, यानी एल्डर लोगों की औसत भार 30 है। यानी अब मैं कह सकता हूं, अगर 10 लोगों के परिवार में 4 जब बच्चे हैं
तो बचेंगे बड़े कितने, 6 लोग बचेंगे और इन्हीं 6 लोगों का औसत भार 30 दे रखा है। अब आप मुझे बताओ, ये दोनों से मिला के आप इसका आंसर दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे? आसानी से दे पाओगे, क्योंकि आपको पता चल गया बच्चे लोगों का औसत और बड़े लोगों का औसत, तो आप निकाल सकते हो। तो बस ये पहला और दूसरा स्टेटमेंट से आप इसका आंसर दे पाओगे। यहाँ पर थर्ड स्टेटमेंट में क्या बोला था? परिवार में 6 वयस्क सदस्य हैं। ये तो बोलने की बात ही नहीं थी, ये तो हम लोगों ने खुद समझ लिया। जब 4 बच्चे होंगे तो बड़े लोग तो बचे लोग होंगे ना, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। चलिए इसको ट्राई करो जल्दी से, इसका आंसर बताओ क्या होगा जल्दी से। यहाँ पर देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी। आप जानते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो बस नीचे में क्या है, नीचे में ए प्लस बी है यार, इसको तो काट दिया गया, यानी इतना का ही तो वैल्यू पूछ रहा है ना, तो 25 ही होगा, बात खत्म। एक क्वेश्चन इसको ट्राई करो। यहाँ पर क्या बोला, एक समांतर चतुर्भुज की एक समांतर चतुर्भुज का अंशन भुजाएं 36 सेंटीमीटर और लंबाई 27 सेंटीमीटर है। यदि छोटी भुजाओं का बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है तो बड़ी भुजाओं के बीच की कितनी दूरी है बताओ। यानी क्या बोला है सिंपली कि एक कोई पैरेललोग्राम है, ठीक है, कोई एक पैरेललोग्राम है जिसका आपको एडजेसेंट साइड दे रखा है 36 और 27 दे रखा है। आप किसी को भी 36 और 27 कंसिडर कर सकते हो, मगर आगे क्या बोला, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द शॉर्टर साइड इज 12 सेंटीमीटर। यानी आपको यहां पास शॉर्टर साइड का डिस्टेंस बिटवीन दे रखा है। यानी मैं इस फिगर को ऐसे बनाता हूं, ये तो लॉन्गर साइड वाला मैंने बना लिया, इस तरीका से बनाता हूं, ये भी तो पैरेललोग्राम हो गया ना। अब आप समझना, यानी ये अगर 27 है सपोज दैट, और ये मान लो 36 है, तो ये वाला आपको हाइट दे रखा है, कितना दे रखा है, 12 दे रखा है। आप जानते हो पैरेललोग्राम का क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल होता है, यानी ये भी 36 हो जाएगा, ये भी 27 हो जाएगा। क्लियर। मगर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि ये अब हो गया पैरेललोग्राम, अब आपसे लॉन्गर साइड का हाइट पूछ रहा है। समझे मेरी बात को? यानी अब आप यहां से भी समझ सकते हो, ये तो 27 होगा, ये तो 36 होगा, ये भी 36 होगा, ये भी 27 होगा, बात खत्म। यानी आपसे इस x का वैल्यू पूछ रहा। अब आप पैरेललोग्राम का एरिया, हाँ, पैरेललोग्राम का एरिया निकालना आप जानते हो। एरिया क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट, यानी आधार गुना ऊंचाई। अब देखो 36 गुना 12, क्योंकि दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल ही होगा, दोनों का एरिया इक्वल होगा, तो बस 12 गुना 36, और इससे जब हम एरिया निकालेंगे तो x, क्योंकि हाइट मेरा यही है, गुना 27। अब सॉल्व कर लो, तो 9 से काटेंगे 4 बार में, 9 से काटेंगे 3 बार में, 3 से काटेंगे 3 से काटेंगे तो कितना बार में कट रहा, मैं कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर मैंने गड़बड़ क्या कर दिया कि ये देखो, ये देखो, यहाँ पर ये जो 27 दे रखा है, ये मैंने कैसे बेस मान लिया, इसको मैं हटाता हूँ, ठीक है। आप ये समझ गए जो मैंने बताना चाहे, दोनों का एरिया क्या होगा, सेम ही होगा, इसको मैं हटाता हूँ, या तो बेस हाइट हो जाएगा ना, ये देखो, ये मेरा क्या हो जाएगा, एक समांतर चतुर्भुज का अंशन भुजाएं 36 सेंटीमीटर और लंबाई 27 सेंटीमीटर है। यानी आप समझो, ये तो 12 था, ये वाला जो लंबाई है ये 27 है, यानी बेस इंटू हाइट मेरा क्या हो जाएगा, 27 गुना 12 हो जाएगा एक बार, और एक बार यहां पर मेरा क्या हो जाएगा, एक बार मेरा हो जाएगा यहां आपका 36 गुना 12, सॉरी एक्स हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो 12 गुना 3 से काट देंगे और 3 से काट देंगे 9 बार में, यानी एक्स का वैल्यू आ गया 9। क्लियर, समझ गए, क्योंकि एक बार मेरा बेस 36 होगा और एक बार बेस मेरा 27 होगा, चीज समझ गए, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए माफी चाहूंगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। यहाँ पर क्या बोला, 8 वर्ष के बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु का 2.5 गुना है, 2.5 गुना होगा। 7 वर्ष पूर्व पिता की आयु उसके बेटे की आयु का 4 गुना थी, तो उनकी आयु का अंतर ज्ञात करें। बता दो जल्दी से, ये हो गया फादर, ये हो गया सन, 8 वर्ष बाद की बात कर रहा है, यानी ठीक है आफ्टर है, ये सब लिखने का जरूरत नहीं है, चीजें समझ आए तो कुछ नहीं करना। सन से 2.5 गुना था, यानी अगर मैं इसको 2 दूंगा तो ये 5 हो जाएगा, क्योंकि 2.5 गुना 5 हो गया। 7 वर्ष पहले, यानी ये 7 ईयर बिफोर की बात हो रही है, कितना था, 4 गुना था बेटा, मतलब पिता 4 गुना था बेटा का, यानी अगर बेटा 1 होगा तो पिताजी 4 गुना यानी 4 होगा। अब आप कॉन्सेप्ट जानते हो, एज का डिफरेंस कभी भी बदलता नहीं है, यानी यहाँ भी 3 का डिफरेंस है, यहाँ भी 3 का डिफरेंस है, यानी सब कुछ ठीक चल रहा है। आपसे उन लोगों का अंतर पूछ रहा है केवल, यानी केवल 3 रेशियो का वैल्यू पूछ रहा है। अब आप जानते हो 2 से 1 हो रहा, 5 से 4 हो रहा है, यानी 1 रेशियो कितने साल के बराबर होगा, तो ये 8 साल बाद का है और ये 7 साल पहले का है,
तो प्रेजेंट में आपका कितना का डिफरेंस दिख रहा है? 8 7 15 का डिफरेंस दिख रहा है, यानी 1:15 साल के बराबर होगा। तो 3 रेशियो का वैल्यू क्या हो जाएगा? 15 या 45, यानी 45 साल का डिफरेंस है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। एक क्वेश्चन इसको ट्राई करो। यूनिट डिजिट आपको बताना है, यूनिट डिजिट इसको बताना है इफ x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब x माइनस 3 इक्वल टू 0 तो मतलब x का वैल्यू क्या हो गया? 3 हो गया। 3 पुट करके यूनिट डिजिट निकाल दो, तो 3 का क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, माइनस 3 9 27, 27 दिया 81 हो गया, प्लस 82 हो गया। अब आप यहाँ पर अगर लेस करोगे तो क्या बचेगा? केवल 1 बचेगा, यानी 9 प्लस 1 10। यूनिट डिजिट पूछा था आपसे ना, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम संप्रवर्तक आपको निकालना है। मैं बता चुका हूं, या तो ऑप्शन का हेल्प ले लो, या तो फिर मैं आपको बता ही चुका हूं कि हमेशा देखना एचसीएफ में चाहे कितना भी नंबर क्यों ना दे दे, आपका डिफरेंस ही एचसीएफ होगा या फिर उसके मल्टीपल में ही एचसीएफ होगा। यहां पर डिफरेंस कम का दिख रहा है तो डायरेक्ट आपका चेक करेंगे, तो 5 से 4 जाएगा 1, 5 से 4 जाएगा 1 और 11 से 3 जाएगा 8, बस आपका हो गया। यानी 81 का डिफरेंस दिख रहा। अब समझना 81 का डिफरेंस दिख रहा तो या तो 81 होता एचसीएफ, तो यहाँ पर तो 81 है नहीं, यानी इसका मल्टीपल में ही कोई आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर कौन सा आपका मल्टीपल दिख रहा है? इसका सिर्फ और सिर्फ 27 इसका मल्टीपल दिख रहा, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन थर्ड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसको ट्राई करो। क्या बोला? यदि जनसंख्या का मानक विचलन 9.7 है तो जनसंख्या का विचरण क्या होगा? तो स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन है और आपको पता होना चाहिए एनटीपीसी में भर भर के स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो स्टैटिस्टिक्स से मैंने जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे लगभग मैंने सब करा रखा था, तो आप लोग देख लेना चैप्टर वाइज भी। चलो यहाँ पर क्या बोला? स्टैंडर्ड डिविएशन आपसे पूछा है, ठीक है, मानक सॉरी आपसे वेरिएंस पूछा है और आपको स्टैंडर्ड डिविएशन दे रखा है। तो आप जानते हो स्टैंडर्ड डिवीजन क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस होता है। तो बस यहाँ पर आपको क्या दे रखा है? 9.7 इक्वल टू वेरिएंस आपको निकालना है, तो दोनों जगह स्क्वायर कर दो। तो 9.7 का जब आप स्क्वायर करोगे तो यानी समझ सकते हो 97 का स्क्वायर करोगे। 97 का जब आप स्क्वायर करोगे तो कितना होगा? 97 का स्क्वायर 9409 होगा कि नहीं होगा? तो बस आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। पॉइंट से क्या लेना देना, ये तो हम देख के समझ गए 97 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 09। यूनिट डिजिट से कभी हेल्प लेते तो आपको पता चल रहा था 09। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, ये कितने रेडियन के बराबर है? तो कितने रेडियन के बराबर है? 5 पाई, पाई मतलब 180 डिग्री, 12, तो 12 से काटें कितने बार है? 15, यानी 15 25 75, 75 डिग्री के बराबर है इतना रेडियन। चलिए एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, इसको ट्राई करो जल्दी से। यहाँ पर बोला 10% और 20% के दो क्रमागत छूट देने के बाद एक दुकानदार को 10% की हानि होती है, तो मूल्य वृद्धि प्रतिशत कितना है बताओ? यानी देखो 10% 20% का दो क्रमिक छूट देने के बाद दुकानदार को 10% का हानि हो जा रहा, तो वृद्धि प्रतिशत बताओ कितना वो बढ़ाकर रखा था। तो देखो आप इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकाल सकते हो 10 20, 10 20 अगर इक्विवेलेंट परसेंट की बात करूं तो कितना हो जाएगा? 10 20 30 और 30 में से 2 जाएगा 28, यानी 28% का डिस्काउंट मिलने पर 10% का हानि हो रहा है। अब मेरी बात को समझना, 10% का कितना हो रहा है? हानि हो रहा है। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो, अगर 100 रुपए का चीज, अगर आपको 100 रुपए का चीज, या फिर आप सिंपली 1000 में ले लो, पॉइंट में अगर आपको नहीं देखना है, तो 1000 रुपए का चीज में अगर आपको 28% डिस्काउंट मिलेगा तो सामान कितने में मिलेगा? 72% में, यानी 720 रुपए में। 720 रुपए में भी देने के बाद आपको 10% का लॉस हो रहा है, यानी 90%, यानी 9 कितना हो जाएगा? 9 8, यानी 800 रुपए का सामान आपको 800 रुपए, ये सीपी निकल के आ गया, यानी 800 रुपए का सामान को 1000 रुपए में बेचा जा रहा था। तो कितने रुपए ज्यादा करके बेचा जा रहा था? 200 रुपए ज्यादा करके बेचा जा रहा था। कितने पर से? 800 रुपए में से है, तो 200 बटा 800 कितना? एक चौथाई। एक चौथाई मतलब 25% वृद्धि किया गया था, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड। एक क्वेश्चन इसको ट्राई करो, सही विकल्प चुने। आपको यहाँ पर केवल बताना है कि अरेंज करके बताना है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो भी होगा आपको बता देना। तो कैसे करोगे? आपको पता होगा 9 है, देखो पावर आप जानते हो, आप ये चीज समझते हो ना, इसका मतलब क्या था? स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट मतलब 1/2। अगर यहाँ पर मैं 3 दे दूं तो इसका मतलब हो जाएगा 1/3। अगर ये जब तक है तब तक तो स्क्वायर होगा 1/2, अगर इसके पावर में कुछ भी हो, चाहे 4 5 6, तो आपका फिर उसके बाद क्या होगा? 1/4 हो जाता है। ये सब चीज आप जानते हो बेसिक में, तो बस मैं इसी का सहारा जल्दी से ले लेता हूं। यानी आप समझ सकते हो क्वेश्चन के ऊपर में कुछ इस तरीका से दिया हुआ है, यानी ये इस तरीका से आपका अरेंज है, यानी 1/4 हो जाएगा
और 5 का 1/4। अब पावर में जो भी है हम लोग उसका एलसीएम ले लेते हैं, तो 3, 6, 4, 4 यानी एलसीएम 12 हो जाएगा। अब 12 से सभी के पावर में हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 12 से पावर में अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 9 का पावर में कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 15 का पावर में 2 आ जाएगा। यहाँ पर 2 के पावर में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और ये आपका 5 के पावर में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। खत्म। अब तो इसका वैल्यू आसानी से आप निकाल लोगे ना। सबसे ज्यादा सब, अब देखो यहाँ पर अरेंज करके देखते हैं। सबसे कम किसका है, 2 का, यानी ये आपका 2 का पावर, मतलब मैं कह सकता हूँ ये सबसे पहले आगे होना चाहिए उसके हिसाब से। ठीक है, फिर उसके बाद सबसे कम आपका किसका है, ये 15 का, इसका 225, और ये 5 का 125, यानी उसके बाद आपका कहीं ना कहीं √5 क्यूबिक 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपका किसका, 15 का स्क्वायर 225, यानी ये आपका उसके बाद होगा। देखो ऑप्शन का हेल्प लेते हैं, कुछ है आपका इस तरीका से अरेंज या फिर किसी भी तरीका से अरेंज। इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग किसी ऑर्डर में भी हो सकता है। देखो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे बड़ा नंबर पहले कौन सा था, 9 वाला था, तो 9 है, फिर उसके बाद ये। ठीक है, चलिए चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो जल्दी से। यहाँ पर बोला एक चतुर्भुज के चारों कोनों का माप 1, 2, 4 और 5 के अनुपात में है, तो सबसे बड़ा कोण का माप बताओ। तो आपको पता है कोई भी क्वाड्रिलेटरल के कितने सम होते हैं, 360 का सम होता है। तो बस सभी का सम आपका कितना हो जाएगा, 5, 4, 9, 5, 4, 9 और 2, 11, 11, 1, 12, यानी 12:360 के बराबर है। तो एक रेशियो का वैल्यू क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। आपसे सबसे बड़ा कोण पूछ रहा है, तो सबसे बड़ा रेशियो जो होगा वही सबसे बड़ा कोण भी होगा, यानी 150 डिग्री। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए, ये मेरा शायद आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, तो ये क्वेश्चन आप लोग मुझे आंसर कमेंट करके बताना, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाइएगा। और मैं फिर से जाते जाते यही चीज़ बोलूँगा, जितना हो सके प्रैक्टिस करो। मेरे पास जो भी समय मिलता है मैं वो समय आप लोग पे देता हूँ। आप लोगों को जो भी अच्छे लेवल क्वेश्चन है तो मैं वही क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है, और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन कराता हूँ। और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि देखो एग्जाम में कुछ भी नहीं बदलेगा, चीज़ें सब वही रहेंगे, चीज़ें हल्का हल्का चीज़ आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट में वही रह के थोड़ा थोड़ा घुमाया जाएगा। तो प्रैक्टिस आप अच्छा से करोगे तो आप फिर भी आपको, आप जितना भी क्वेश्चन घुमा दे, आप नहीं घूमोगे उस वक्त। ठीक है, तो इसलिए जितना हो सके प्रैक्टिस करो और टाइम का वाइजली यूज करो। ठीक है, जितना हो सके टाइम को समझ के, जहां भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो टाइम का, उसको देख के इन्वेस्टमेंट करना। ठीक है, ऐसे क्योंकि समय बहुत कम आपके पास रह गया है और कंपटीशन हार्ड है, इस चीज का भी ध्यान रखना। ठीक है, चलिए यहाँ पास मैं वीडियो को फिलहाल वाइंड अप करता हूँ। सेशन पसंद आया तो लाइक शेयर ज्यादा कीजिए, और चैनल पे पहली दफा आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।